अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कहानी पेश खिदमत है। मैं नहीं जानती कि ये सच है या अफसाना। बहरहाल ये कहानी आपके लिए खौफनाक कहानियाँ ऑफिशियल पर पेश की जा रही है, लेकिन लिखने वाले को मौत ने इतनी मोहलत ही नहीं दी कि वो इसका कोई नाम लिख सकते। कई बरस बीत चुके हैं। अचानक आज अपने परदादा के डॉक्यूमेंट्स में से इस कहानी पर नज़र पड़ी। लिखावट देखकर आंखें गम से बोझल हो गईं और ऐसी हालत हुई कि मैं बयान नहीं कर सकती। 1938 की शुरुआत थी। सर्दी अभी जौबन पर थी। हमारी सर्वे पार्टी कुछ दिनों से झेलम में ही ठहरी थी। हमें हुकूमत की तरफ से मंगला के इलाके में जनरल सर्वे के लिए मुकर्रर किया गया था, क्योंकि मंगला के करीब झेलम नदी दो पहाड़ों के बीच से इस तरह गुजरती है कि एक बड़ी नकली झील बनाई जा सकती थी। अगर वर्ल्ड वार 2 शुरू ना हो जाती तो ये टाइम आज से 15-20 साल पहले ही पूरा हो जाता। झेलम में ठहरने का मकसद ये था कि अच्छी तरह अपने साजो सामान और इक्विपमेंट्स का जायज़ा ले लें और बाकी आने वाले लोगों का भी इंतज़ार कर लें। इसलिए ये दिन बड़े बिजी थे। हर चीज़ बड़ी एहतियात से देखी भाली जा रही थी। हमारा पार्टी चीफ एक एंग्लो इंडियन गोम्स नामी आदमी था, जो बड़ी रवानी से उर्दू हिंदी बोलता था। दूसरा नंबर मेरा और मदन मोहन का था। हम दोनों पार्टी चीफ के असिस्टेंट थे। बाकी आदमियों में रॉडमैन, चैनमैन, चौकीदार, मजदूर वगैरह अलग अलग ट्रेड के लोग थे। कुक और गोम्स के नौकर उसके अलावा थे। सब मिलाकर हम कोई 30 आदमी बनते थे। 10 जनवरी को सब सामान ट्रक पर लाद दिया गया और हम लोग बस के ज़रिए मंगला के लिए रवाना हुए। घंटा 1.5 बाद हम अफ़गानाबाद पहुंच गए। यहाँ सब सामान ट्रक से उतरवा लिया गया। अफ़गानाबाद झेलम नदी के किनारे पर एक छोटा सा गांव था। यहीं से नदी को पार करके हमें दूसरे किनारे मंगला के इलाके में पहुंचना था। कश्तियों का इंतज़ाम पहले ही हो चुका था। हम 2-3 घंटे आराम करने के बाद कश्तियों पर सवार होकर सामान के साथ दूसरे किनारे पर जा पहुँचे। किनारे से लगभग 1 फर्लांग हटकर साफ सी जगह पर हमने टेंट और छौलदारियाँ लगानी शुरू की। चीफ और उसके नौकर के लिए अलग टेंट था। मदन मोहन और मैं दूसरे टेंट में ठहरे। बाकी टेंट दूसरे स्टाफ के लिए थे। मदन मोहन एक आज़ाद ख्याल का इंसान था। इसके अलावा जिंदा दिली उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। वो अपने साथ दूसरों को भी खुश रखने का शौकीन था। उसकी इसी खूबी और इसी रवैये की बदौलत उसने जल्द ही सबके दिल में घर कर लिया। मेरे साथ ख़ास तौर से उसका सलूक सगे भाइयों जैसा था, क्योंकि सफ़र और टेंट लगाने की वजह से हमें काफ़ी थकान हो गई थी। इसलिए रात का खाना खाते ही सब लोग सो गए। इस अजनबी जगह पर इस मज़े की नींद आई जैसे हम अपने घरों में हों। सुबह उठे तो काफ़ी सर्दी थी, लेकिन समा बड़ा प्यारा था। मटियाली पहाड़ों के बीच नदी बल खाते सांप की तरह गुजर रही थी। उसका साफ सुथरा पानी आईने की तरह चमक रहा था, जो हल्की हल्की सरसराहट के साथ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। कुछ ही फासले पर जंगल था, जो दूर पहाड़ों तक फैला हुआ था। इस दिलफरेब मंजर ने दिलों में काम की तड़प और उमंग पैदा कर दी। जल्दी जल्दी नाश्ता किया और सूरज की रुपहली किरणों के साथ एक ख़ास जगह से काम की शुरुआत की। दोपहर का खाना 12 बजे आकर खाया। 4 बजे छुट्टी करके अपने पड़ाव में वापस आ गए। बावर्ची ने चाय तैयार की और सब बाहर ही बैठकर पीने लगे। ऐसा मालूम होने लगा कि सब आदमी एक ही ख़ानदान के हिस्से हों। अजनबियत की रही सही दीवारें मदन मोहन के ठहाकों में उड़ाकर रख दी। इसी तरह लगभग 15-20 दिन गुजर गए। गोम्स की अगुवाई में काम बहुत ही अच्छे से पूरा हो रहा था। मदन मोहन को ये जगह ऐसी भाई कि वो अक्सर शाम का खाना खाकर
अकेला घूमने जंगल में निकल जाता और घंटों गायब रहता। मेरे मना करने पर वो मुस्कुरा उठता और शरारत भरे अंदाज से कहता, दोस्त, जो मज़ा अकेले में वीरानों में घूमने का है मैं बयान नहीं कर सकता। बाकी रहा डर खौफ, तो उससे आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई। एक दिन रात के 2 बजे मेरी आंख खुल गई। मेरी छठी हिस्स ने मुझे किसी अनजाने खतरे का एहसास दिलाया। मैंने मोहन के बिस्तर की तरफ देखा तो उसे खाली पाया। वो उसी तरह बगैर शिकन, बगैर सिलवट के था, जैसे उस पर कोई सोया ही ना हो। मैं उठ बैठा, लालटेन की लौ ऊंची की और टेंट से बाहर निकल गया। आग के अलाव के पास चौकीदार ऊँघ रहे थे। मेरी आहट पर हड़बड़ाकर उठे। मैंने उनकी घबराहट को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुमने मदन मोहन को तो नहीं देखा? उन्होंने ना में जवाब दिया। मैंने एक आदमी साथ लिया और बारी बारी सारे टेंट में झांक कर देखा, मगर किसी टेंट में मदन मोहन का कोई निशान नहीं पाया। इसी बीच कई दूसरे लोग भी जाग उठे। मैंने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर उन्हें भी परेशानी हुई, जिसे सुनकर वो भी परेशान हो गए। इसलिए मेरी अगुवाई में 4 आदमी उसे ढूंढने के लिए तैयार हुए। साधारण सा जंगल जो सुबह के वक्त बहुत ही भला मालूम होता था, इस वक्त एक मोटे से देव की तरह पर फैलाए बहुत ही भयानक मालूम हो रहा था। फिजा में सन्नाटा था, लेकिन कभी कभार ठंडी हवा के झोंकों के साथ सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट अजीब रहस्यमयी माहौल पैदा कर देती थी। हम सब टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ते रहे, लेकिन पड़ाव से काफ़ी दूर निकल आने पर भी मदन मोहन का कुछ पता नहीं चल रहा था। हम मायूस पलटने ही वाले थे कि हैदर खान ने, जो इसी इलाके का रहने वाला था, कहा कि थोड़े फासले पर एक पुरानी इमारत के खंडहर हैं, उसे भी देखते जाएं। हैदर खान के कहने पर हम उसके बताए हुए रास्ते पर हो लिए। थोड़ी देर बाद हम एक पुरानी टूटी फूटी इमारत के करीब खड़े थे, जिसकी कई छतें और दीवारें टूटकर ज़मीन पर गिर चुकी थीं, और जो कुछ बची थीं वो बहुत पुरानी और खस्ता हालत में, यानी जर्जर हालत में थीं। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली तो करीब ही से एक चमगादड़ टेख टेख करती उड़ी। फिज़ा में अजीब तरह की हलचल पैदा हो गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाकी साथियों का भी यही हाल था। बहरहाल मेरे हौसला दिलाने पर सब लोग टॉर्च की रोशनी उधर करने लगे। अचानक एक चौकीदार ने मेरा ध्यान सामने दीवार की तरफ किया। मैं धड़कते हुए दिल के साथ रोशनी फेंकता आगे बढ़ा। करीब जाकर गौर किया तो मारे हैरत के मेरी चीख निकलते निकलते रही। मेरे सामने मोहन बेहिस ज़मीन पर पड़ा था। उसकी नब्ज़ टटोली तो डूबी हुई मालूम हुई। हमने जल्दी से उसे कंबल में लपेटा और एक टूटे हुए किवाड़ पर, एक टूटे हुए दरवाजे पर डालकर वापस हुए। अपने पड़ाव पर पहुंचकर अच्छी तरह लिहाफ उड़ाया और उसके हाथ पांव के तलवे मले और गर्म पानी की थैलियों से सेंक किया। लगभग 1 घंटे की कोशिश के बाद उसे होश आया, मगर उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि किसी से बातचीत कर सके। इसलिए हमने उससे और बातचीत करना सही नहीं समझा और उसे आराम करता छोड़कर अपने बिस्तरों में आ गए। सुबह हुई तो मोहन उसी तरह गहरी नींद में खोया हुआ था। मैंने उसे इसी हालत में छोड़ा और नाश्ता करके ड्यूटी पर चला गया। 12 बजे खाने के वक्त जब हम आए तो मदन मोहन धूप में कुर्सी बिछाए बैठा था। चेहरे से ऐसा मालूम होता था जैसे बरसों का बीमार हो। हम सब ने रात की घटना के बारे में पूछा, लेकिन उसने बड़ा गोल मोल सा जवाब दिया। उसने यही कहा कि बस वहाँ पहुंचकर चक्कर आया और गिरकर बेहोश हो गया। इससे मेरी तसल्ली नहीं हुई, मगर मेरे बार बार पूछने पर भी उसने वही पहली वाली बात ही दोहराई। दिन गुजरते गए और उसका सुर्ख और सफ़ेद चेहरा धीरे धीरे पीला होता गया। ड्यूटी के टाइम में भी मदन आम तौर से खोया खोया सा रहता। एक शेर सा था जो कभी धीमी और कभी ऊंची आवाज़ से गुनगुनाया करता, वो ख्वाब में आना और दिल मेरा चुराना और कह के ये जाना कि कहो कैसे लिया दिल,
ये पढ़ते वक्त उस पर अजीब तरह की बेखुदी और जुनून छा जाता और वो दीवानों की तरह यही शेर बार बार दोहराया करता रहता। हम सब उसकी हालत देख देख कर हैरान होते, लेकिन बार बार पूछने पर वही गोलमोल सा जवाब देता। मोहन ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता, मैं तो बिल्कुल चंगा भला हूँ। न जाने तुम लोगों को क्या वहम हो गया है जो हर वक्त मेरी ही टोह में लगे रहते हो। कहीं सचमुच ही बीमार न कर देना। एक रात फिर अचानक मेरी आंख खुल गई। लालटेन धीमी धीमी जल रही थी। मोहन टेंट में दरवाजे के पास मुंह बाहर किए वही शेर अपनी भारी आवाज में गा रहा था। शब्द दिल कहते हुए उसकी आवाज में अजीब खनक और जोश पैदा हो जाता और वो दो दो तीन तीन मर्तबा शब्द दिल 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 दोहराता। न जाने उस वक्त मुझे उसकी आवाज़ क्यों इतनी रहस्यमयी और भयानक मालूम हुई। मेरे दिल में एक अनजाने खौफ ने जन्म लेना शुरू किया और मैं इस सर्दी में भी पसीने से नहा गया। मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे कोई और भी अनजानी ताकत मदन मोहन के अलावा यहाँ मौजूद है और मोहन की आवाज़ के साथ एक सुर होकर गा रही है। मैं कांपती हुई टांगों के साथ उठा, लालटेन की बत्ती ऊंची की और मदन मोहन के पास जा खड़ा हुआ। लरसती हुई आवाज़ में पुकारा, मोहन। मगर कोई जवाब नहीं मिला। वो उसी तरह अपने हाल में मगन था। मैंने आगे बढ़कर उसे झिंझोड़ा। मेरी इस हरकत पर वो एकदम चौंक पड़ा और बड़े गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या है? मुझे आज तक उसने ऐसे लहजे से नहीं बुलाया था। मैंने कहा, मोहन, मुझे तुमसे ऐसे सलूक की उम्मीद नहीं थी। एक बैग ऐसा मालूम हुआ कि जैसे वो होश में आ गया हो और उठकर मुझसे लिपट गया और भर्राई हुई आवाज़ में कहने लगा, दोस्त, मुझे माफ़ करना, मैं अपने होश में नहीं था। मैंने उसे अलग हटाते हुए कहा, मोहन, ये तो मैं भी जानता हूँ कि तुम आजकल अपने होश हवास में नहीं हो, लेकिन अब मैं तुमसे दो टूक फैसला ही करके रहूँगा। या तो तुम मुझे सही सही अपने दिल का हाल बताओ, या आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती ख़त्म। तुम्हें इसी वक्त इन दोनों रास्तों में से एक अपने लिए चूज़ करना होगा। मोहन ने मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनी और एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, दोस्त, मैं तुम्हें अपनी परेशानी का क्या कारण बताऊं? सुनोगे तो हंसोगे, लेकिन अब चूंकि तुमने मुझे मजबूर कर दिया है, इसलिए आज मैं इस रात से पर्दा उठाता हूं। इस दास्तान की शुरुआत उस दिन से हुई जिस दिन तुम मुझे उस इमारत के खंडर से उठा कर लाए थे। मैं हमेशा की तरह सैर करते करते उन खंडरों के करीब जा पहुंचा। मैं पुरानी दीवार पार करके अंदर दाखिल हो गया। अचानक मुझे ठिठक कर खड़े हो जाना पड़ा। मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसका चेहरा सितारों की रोशनी में कुंदन की तरह चमक रहा था। जो ही मेरी नज़र उससे मिली, एक ठंडी लहर मेरे जिस्म में दौड़ती हुई मालूम हुई। यूँ लगा जैसे मेरी सारी ताकत खींच ली गई हो और मेरे बॉडी पार्ट्स पैरालाइज हो गए हों। बड़ी मुश्किल से ये बात कह पाया, तुम कौन हो और इस रात के सन्नाटे में यहाँ क्या कर रही हो? मेरे इस सवाल के जवाब में उसने अपना खूबसूरत हाथ उठाया और मेरे बाएं सीने की तरफ उंगली से इशारा किया। उसकी इस हरकत पर फिज़ा में धीमे धीमे संगीत की आवाज़ गूंजी, जिसके साथ सुर मिलाकर कोई अपनी खनकती हुई आवाज़ में धीरे धीरे ये गाना गा रहा था, वो ख्वाब में आना और दिल मेरा चुराना और कह के ये जाना कि कहो कैसे लिया दिल। इसके कानों में पड़ते ही कलेजा थक थक करने लगा। यूँ मालूम हो रहा था कि जैसे दिल अभी सीने से बाहर उछल पड़ेगा। मैंने बेकाबू होकर सीने पर हाथ रख लिया। फिज़ा में धीमे धीमे खामोशी छा गई, लेकिन ये गाना इतनी दफ़ा पढ़ा गया
कि मुझे याद हो गया। मैंने फिर उस हसीना की तरफ नज़र उठाई। वो उसी तरह उंगली उठाए टिकटिकी बांधे मेरी तरफ देख रही थी। दिल की धड़कन पहले से तेज़ हो गई और एक अजीब सी ख्वाहिश सीने में जन्म लेने लगी कि अपने हाथों से ही दिल निकालकर उसके कदमों में डाल दूं। इस ख्याल का आना ही था कि मेरे दाएं हाथ की 5 उंगलियां अकड़कर सख्त हो गईं। ऐसे मालूम हुआ जैसे मेरी उंगलियां छुरी की तरह मेरे सीने में उतरती जा रही हैं। दर्द की शिद्दत से मुझ पर बेहोशी सी छा गई, लेकिन कान के पर्दों से ये अल्फाज कि कहो कैसे लिया दिल उस वक्त तक टकराते रहे जब तक मैं पूरी तरह से बेहोश न हो गया। इसके बाद की घटनाओं से तो तुम वाकिफ़ ही हो। ये अलिफ लैला जैसी दास्तान सुनकर वाकई में सख्त हैरत में था, मगर मोहन के अलावा कोई और ये किस्सा बयान करता और ये किस्सा बताता तो मैं जी खोल कर उसकी बुज़दिली का मजाक उड़ाता। मगर मोहन की हालत देखकर मैं सोच में पड़ गया। मोहन ने मुझे खामोश देखकर कहा, मुझे पहले ही यकीन था कि कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा और इसे वहम ही समझेगा। लेकिन दोस्त, ये घटना पूरी तरह से होश हवास में पेश आई है और वो आवाज़ें अपने कानों से बिल्कुल जागते में सुनी हैं। और एक ख़ास बात ये कि मैं उस लड़की को अक्सर ख्वाब में देखता रहता हूँ। वो इशारे से मेरा दिल ही मांगती है और वही गाना कोई रहस्यमयी आवाज़ संगीत के तारों पर गाती रहती है। मेरी हालत उस वक्त बहुत ख़राब हो जाती है। दिल मुंह में उछलना शुरू हो जाता है और ये ख्वाहिश कि काश किसी तरह उस हसीना को अपना दिल निकाल कर पेश कर दूं, जुनून की हद तक जा पहुंचती है। जोश की हालत में मेरी उंगलियां बाईं तरफ सीने में खप भी जाती हैं। पहले तो कुछ देर दर्द बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन जब तकलीफ़ बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो आँख खुल जाती है और मैं बुरी तरह अपना गला पकड़ लेता हूँ और दर्द की टीस अपने सीने में महसूस करता हूँ। समझ नहीं आता कि इसे वहम समझूं, ख्वाब या सच। इतना अलबत्ता ज़रूर जानता हूँ कि किसी दिन मैं ज़रूर अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँगा और उसे अपना दिल अपने ही हाथों से निकालकर पेश कर दूँगा। मुझे मोहन की बातें सुनकर बहुत फ़िक्र हुई। मैंने उसे हौसला दिलाते हुए कहा, मोहन, तुम फ़िक्र मत करो, मैं कोई न कोई हल सोचूंगा। फ़िलहाल तुम कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो। इस तरह जगह के बदलने से तुम्हें काफ़ी सुकून मिलेगा और घर जाकर तुम जल्द ही इस उलझन से छुटकारा पा लोगे। मेरी बातों पर मोहन सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। मैं गोम्स से मिला तो मैंने उसे सारी बात बताई और मोहन की तरफ से 15 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त पेश कर दी। गोम्स ने छुट्टी मंजूर कर ली, इसलिए दूसरे दिन मैं झेलम तक मोहन को अलविदा कहने आया। गाड़ी चलने लगी तो उसने टपटपाती हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और कहा, मसूद, तुमने मुझे छुट्टी तो दिलवा दी है, लेकिन दोस्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा दाना पानी इस दुनिया से ख़त्म हो गया है। मेरे लिए दुआ करना कि मैं अगले जन्म में किसी अच्छे रूप में इस धरती पर जन्म लूं। उस हसीन लड़की के रूप में ये कोई सताई हुई आत्मा है जिसका सुकून किसी मर्द के हाथों बर्बाद हुआ है और वो अपना बदला इसी तरह ले रही है। दिल के बदले दिल लेकर, काश मेरा दिल लेकर वो शांत हो जाए। अच्छा दोस्त, अलविदा। मेरी इन बहकी बहकी बातों का मजाक ना उड़ाना, शायद ही हम फिर मिल सकें। इतने में गाड़ी हरकत में आ गई और मैं गुमसुम खड़े का खड़ा रह गया। मोहन को गए अभी मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ होगा कि उसके घर से उसकी मौत का तार आया। मारे हैरत के मैं उछल पड़ा, 3 दिन की छुट्टी ली और फ़ौरन लाहौर रवाना हो गया। जब मैं पहुंचा तो मोहन को शमशान भूमि में जलाया जा चुका था। मैंने उसके पिताजी से मोहन की अचानक मौत के बारे में पूछा तो उन्होंने
सिसकियों और आंसुओं के न थमने वाले धारे के बीच जो दास्तान सुनाई वो कुछ कम हैरतनाक न थी। उन्होंने कहा कि जब से मोहन घर आया था चुप चुप सा रहता, अक्सर वो एक ही गाना गुनगुनाया करता, वो ख्वाब में आना और दिल मेरा चुराना, और कह के ये जाना कि कहो कैसे लिया दिल। सब घर वालों ने उसकी परेशानी का कारण मालूम करना चाहा, मगर उसने कभी कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे कुछ समझ में आए। वो हमेशा टाल मटोल कर जाता। परसों सुबह जब मोहन दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद नहीं उठा तो हम खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुए, और जो मंजर देखा उसका सोचकर ही कलेजा मुंह को आता है। मोहन कमरे के फर्श पर मुर्दा पड़ा था। उसके दाएं हाथ की 5 उंगलियां खून में लुथड़ी हुई, दिल की जगह पर खुंपी हुई थीं। फर्श पर भी खून बह बहकर जम चुका था। लाश की हालत से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे मरे हुए काफ़ी देर हो चुकी है। उसके सीने पर एक पुराना सा मुड़ा तुड़ा कागज़ का टुकड़ा पड़ा था जिस पर सिर्फ 4 अल्फाज आड़े तिरछे से लिखे हुए थे, कहो कैसे लिया दिल। ये बात सुनते ही मुझे सब समझ में आ गया और मैं बीते दिनों में खोकर इस सिलसिले की बाकी कड़ियाँ आपस में मिलाने लग गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।